चाचा का लड़का या उसी के हम उम्र का एक बच्चा और है जो 2 साल का है। तो ज़रूरी नहीं है कि इन दोनों में विकास समान होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि विकास डेवलपमेंट कभी समान नहीं होते हैं। तो ये जो कथन है वो तो गलत साबित हो गया, ठीक है, कि एक बच्चे का विकास की जो प्रगति है उसके हम उम्र के बच्चे के साथ तुलना नहीं कर सकते हैं विकास में, और मापा तो बिल्कुल नहीं जा सकता, खासकर सटीकता से। तर्क कह रहा है कि विकास का स्वरूप गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है। तो नहीं, विकास जो है सभी बच्चों में अलग अलग होता है, और ये आप भी जानते हैं कि सभी बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं। कुछ बच्चे जल्दी चलना सीखते हैं और कुछ बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं। कुछ बच्चे 9 मंथ में ही चलना शुरू कर देंगे, या 8-9 मंथ या 10 मंथ हो जाता है। कुछ बच्चों को 1 से 1.5 साल लग जाते हैं ना। तो बच्चों में समान विकास नहीं होता है, तो ये भी गलत है, यानी कि ए भी गलत है और आर भी गलत है। ऑप्शन देखते हैं, ए और आर दोनों सही है वाला नहीं, ये भी नहीं होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है, नहीं, ए और आर दोनों गलत हैं, यही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। अगला देखते हैं, एक बच्ची फुटबॉल खेलने सीखने से पहले फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदने या छलांग लगाना सीख जाती है या सीख लेती है। वह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करे, यानी कि फुटबॉल खेलने से पहले वो छलांग लगाना सीख ले रही है। तो वो क्या है, शीर्षगामी है, समीप दूराभिमुखी है, परिवर्तनीयता है, साम्य धारण है। तो आप जानते हैं क्वेश्चन जो है शीर्षगामी की बात कर ली जाए तो और समीप दूराभिमुखी, ये दोनों तो हो सकते हैं, लेकिन परिवर्तनीयता यहाँ पे कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा, साम्य धारण तो यहाँ पे बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो समीप दूराभिमुखी यहाँ पे सही हो जाता है, क्योंकि शीर्षगामी का मतलब है हेड टू टो, ऐसा विकास जो सिर से पांव तक होता है, ठीक है, सेफेलोकॉर्डल, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं, सेफेलोकॉर्डल, ठीक है। अब समीप दूराभिमुखी जो हो जाएगा वो प्रॉक्सिमो डिस्टल है, ठीक है, प्रॉक्सिमो डिस्टल है। तो यहाँ पे समीप दूराभिमुखी हो रहा है कि केंद्र से बाहर की तरफ जो विकास होता है वो समीप दूराभिमुखी होता है, यानी कि फुटबॉल खेलने से पहले बच्चा क्या कर रहा है, छलांग लगाना। तो छलांग लगाना और हाथ पैरों की जो क्रियाएं होती हैं वो समीप दूराभिमुखी में होता है। और शीर्षगामी जिसमें बच्चा अपने आँखों की और हाथों की का संतुलन बिठा लेता है, वो शीर्षगामी होता है, जो कि आप बहुत ये आसान है समझना और बहुत ही क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो अधिकतर पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। विकास आनुवांशिकता व पर्यावरण की अंतःक्रिया का उत्पाद है, ये तो सही है, तो ये ऑप्शन होगा नहीं चाहिए। विकास का कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक होती है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तीसरे का जो सही ऑप्शन नहीं है वो ये है कि विकास की दर एक समान होती है, जो कि सही नहीं है। अभी हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में पढ़ा कि विकास की दर जो है वो अलग अलग होती है, सारे बच्चों में अलग अलग। चौथा क्वेश्चन है कि बच्चे अपनी संस्कृति में, ये भी देखिए कथन और रीजन से संबंधित है प्रश्न, ए और आर से है कि बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने के उपयुक्त तरीके अपने दोस्तों, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं। सही बात है, जो उनके आसपास पड़ोस में जो हो रहा है उनसे ही वो सीखते हैं, ये बात तो सही हो जा रहा है। समाजीकरण एक प्रक्रिया है, ये बात भी सही है। ये एक क्या है, प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। बिल्कुल, औपचारिक तरीके वो जो विद्यालय में होते हैं, अनौपचारिक तरीके से वो जो हम घर पे सीखते हैं, अपने पास पड़ोस, अपने दोस्तों में, अपने माता पिता से, अपने कलीग से, अपने फ्रेंड से, अपने सिबलिंग से सीखते हैं ना। तो ये औपचारिक और अनौपचारिक, ये बिल्कुल सही है, यानी कि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, सीखने की बात यहाँ भी हो रही है, और दोस्तों के साथ सीखना मतलब समाजीकरण हो जाता है। तो बिल्कुल ही हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हैं, और आर सही व्याख्या करता है ए की, यानी कि पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। चौथे का पहला ऑप्शन सही हो जाता है।
5वां क्वेश्चन है कि मूर्त संक्रियात्मक पियाजे के क्वेश्चन संज्ञानात्मक सिद्धांत से है ये क्वेश्चन। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए? अमूर्त संरचनाओं से सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास करवाना चाहिए। वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करने चाहिए। तो जटिल थोड़ी बनाना है चीज़ों को, नहीं, ये चीज़ नहीं। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो उच्च स्तरीय मूर्त सोच पर आधारित है। मतलब आप 1 to 5 के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और इतनी उच्च स्तरीय मूर्त सोच देंगे तो कैसे चलेगा? तो ये तो होगा नहीं। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक समझ की आवश्यकता हो। ठीक है, तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात कर ली जाए तो वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। ये जो अमूर्त संरचनाओं को सरोकार करने के लिए खूब अभ्यास की बात तो सही नहीं है। ये ऐसी समस्या तो देनी नहीं चाहिए जिसे बच्चा मूर्त तरीके से सोच सके, क्योंकि 1 to 5 का बच्चा है। ऐसी समस्या देनी चाहिए जो तर्कपूर्ण वैज्ञानिक, जरूरी नहीं अब छोटा बच्चा वैज्ञानिक समझ नहीं विकसित कर सकता, वो सामाजिक समझ ही विकसित कर सकता है अभी। तो इन सब में दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। वस्तु और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया करें, यानी जो भी बच्चे के सामने जो भी टॉपिक दिया जा रहा है उसमें वो वर्गीकरण कर सके और उस पर अच्छा विचार बना सके। आलोचनात्मक भी समालोचनात्मक, जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव पहलू को बच्चा सोच सके। तो दूसरा ऑप्शन ये सही हो जाएगा फिलहाल यहाँ पे। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें ताकि ऑप्शंस में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि कंफ्यूजन बहुत अधिक हो जाती है जब ज़्यादा क्वेश्चन हमें अटेंड करने होते हैं, थोड़े से जो लेंदी होते हैं। छठा है, जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ बना लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे प्रतीकों होगा, प्रतीकों का इस्तेमाल, यहाँ प्रतीकों हो जाएगा। ठीक है, ये पे प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है। अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो देखिए, जहाँ पे कहा जाए पेन, लेकिन बच्चा पेन न सामने रहने के बावजूद बच्चा ये समझ बना ले, ये सोच सके कि हाँ इस प्रकार की कुछ पेन होती है जिससे लिखा जाता है, तो वो किस चरण में होगा बच्चा? पूर्व परंपरागत अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो देखिए, पूर्व परंपरागत अवस्था को संवेदी पेशी अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे बच्चा ये समझ बना ले रहा है कि बच्चे को समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें क्या हैं, साइकिल है ये चीज़, तो साइकिल कोई ऐसी चीज़ होगी जो साधन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो देखिए जन्म से 2 वर्ष होता है, ये पूर्व परंपरागत अवस्था। वैसे ही संवेदी पेशी अवस्था आप कहें तो अच्छा होगा, क्योंकि ये कुछ भी लिख देते हैं, हिंदी में कुछ भी लिखा जा सकता है, यानी कि तो संवेदी पेशी अवस्था हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये जो होता है ये जन्म से 2 वर्ष होता है और 2 से 7 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। मूर्त 7 से 11 वर्ष और 11 वर्ष से अधिक अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सी हो जाएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी कि 5 से 7 साल के बीच में बच्चा जो है चीज़ों में वस्तु अस्थायित्व बच्चा समझ लेता है, वस्तु अस्थायित्व शुरू होने लगता है। ठीक है, और यहाँ से तो संरक्षण और वर्गीकरण शुरू होता है संक्रियात्मक अवस्था में। आई होप आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होगी। आगे देखते हैं, मानव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में सक्षम है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र, पुनर्बलन, परिपक्वता, प्रतीकवाद। तो देखिए, अगर पुनर्बलन की बात करी जाए तो वाइगोत्स्की इसकी बात नहीं करते हैं, परिपक्वता की बात वो नहीं करते, प्रतीकवाद की बात नहीं करते। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका पहला हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, ZPD। क्या कहते हैं? ZPD। ये ऐसा घेरा है जहाँ पे बच्चा बड़ों की मदद से पहुँच जाएगा।
ठीक है, वो ZPD है। तो वही बात क्वेश्चन में कही जा रही है कि यहाँ पे शिक्षिका उसे थोड़ी सी मदद देती है और बच्चा जोड़ को कर लेता है, संख्याओं के जोड़ को। तो ये सिद्धांत समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो कि वाइगोत्स्की के द्वारा दिया गया है, तो सही हो जाता है 7वें का पहला। फिलहाल हम थोड़ा जल्दी करते हैं, अपने अपने क्वेश्चंस को देखते हैं, कम समय में कराना है। तो वाइगोत्स्की, क्योंकि आप लोगों ने तो तैयार कर ही लिया होगा, बस आपको देखना है कि आपने कितना सही किया। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? बहुत ध्यान से इसको देखना है कि वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है। ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, यानी कि जो भी ज्ञान हम सीखते हैं उसके निर्माण की प्रक्रिया। ज्ञान प्राप्ति करने की एक निष्क्रिय प्रक्रिया, तो निष्क्रिय नहीं है। अभ्यास व दोहराव की बात नहीं करते हैं वो, उद्दीपन की भी बात नहीं करते। तो पहला ऑप्शन 8वें का सही हो जाता है, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। आगे है क्वेश्चन 9वां। आसना अच्छा करती है क्योंकि वो दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है, यानी कि वो अच्छे काम इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि लोग उसे अच्छी लड़की कहें, ठीक है, अच्छा कहें। तो वह लॉरेंस कोहल वर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में? देखिए, अच्छा लड़का अच्छी लड़की जो अभिविन्यास है, आप समझ पा रहे होंगे कौन सा चरण है ये। पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक, उत्तर पारंपरिक, अमूर्त संक्रियात्मक। तो अमूर्त संक्रियात्मक तो इनका है ही नहीं, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, पारंपरिक, ठीक है ना। 9वें का दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। पाठ्य पुस्तक सीखने का एकमात्र स्रोत है नहीं। सिर्फ पुस्तकों से नहीं सीखा जा सकता, अपने दोस्त, अपने समाज, अपने परिवार, अपने माता पिता, अपनी बहनों, भाई बहनों से कुछ खास ज़्यादा ही सीख लेते हैं। फिलहाल बहनें, अगर बहन और भाई बहुत अच्छे भी पढ़ने वाले हैं तो कोई सवाल हम उनसे नहीं, बल्कि क्लास के किसी अदर टीचर से या लड़के से या लड़की से हम पूछ लेंगे क्वेश्चन अगर फंस रहा है, लेकिन अपनी बहन से नहीं पूछेंगे, अपने भाई से नहीं, क्योंकि उसे क्या पता होगा, इसे तेज़ तो मैं हूँ, ऐसा होता है। फिलहाल कुछ घरों में नहीं होता, मजाक की बात रही। चलते हैं। बैठने की व्यवस्था, सिर्फ बैठने की व्यवस्था तय नहीं करना है। पाठचर्या मानकीकृत नहीं होना, मानक नहीं होता, वो मानकीकृत जहाँ पे वर्ड आए वो नेगेटिव है। तो सबसे ऑप्शन सही हो जाता है 10वें का पहला, जहाँ पे सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है, जहाँ पे बच्चे आपस में समूह बनाकर आपस में विचार विमर्श करके सीखते हैं। 11वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? लचीला बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम, बच्चों के केवल संज्ञानात्मक विकास पर नहीं, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या के मानकीकरण की बात नहीं, बच्चों के स्मरण कौशल के मापन की, सिर्फ स्मरण यानी कि याद दिलाने की बात, तो सिर्फ याद दिलाना और बच्चों को ज़बरदस्ती थोप देना कि नहीं आपको पढ़ना ही है ये टॉपिक, तो ये सही नहीं है। लचीला बहुस्तरीय यानी कि ऐसा अधिगम करवाया जाए जहाँ पे सभी प्रकार की भाषा, सभी प्रकार के बच्चों को सहयोग मिले, ठीक है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 11 का। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हार्वर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतर्वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? देखिए, एक अंतःवैयक्तिक है, एक अंतर्वैयक्तिक है। इंग्लिश में बता दूं, ये अंतःवैयक्तिक, ठीक है, एक इंट्रापर्सनल है, एक इंटरपर्सनल है। तो जो इंट्रापर्सनल हो जाएगा वो खुद से हो जाएगा, और इंटरपर्सनल जो हो जाएगा वो दूसरों से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हम दूसरों की बातों को समझ सकें वो इंटरपर्सनल हो जाएगा, और इंट्रापर्सनल वो हो जाएगा जहाँ पे हम अपनी बातों को इस तरह से लोगों को समझा सकें कि लोग उस बात में आ जाएं और हामी भर दें किसी चीज़ को। जैसे इस प्रकार से बात करना कि पिकनिक पे जाना है तो माँ को मना लेना, ठीक है, वो ये जो गुण हो जाएगा बच्चे में वो इंट्रापर्सनल हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। अंतर्वैयक्तिक की बात कर ली जाए, ऑप्शन देखते हैं। मौखिक व लिखित भाषा के प्रति संवेदनशीलता, ध्वनि ताल के प्रति संवेदनशीलता, दूसरों के विचारों व इच्छाओं को समझने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता। तो देखिए, यहाँ पे दूसरों को भी विचारों को समझने की क्षमता, खुद को, यानी कि इंटरपर्सनल और इंट्रापर्सनल दोनों से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ पे अंतर्वैयक्तिक है, तो अंतर्वैयक्तिक के हिसाब से अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पे हो जाएगा दूसरों के विचारों को वो इच्छाओं को समझने की क्षमता अगर आप में है तो आप में कौन सी बुद्धि है? अंतःवैयक्तिक बुद्धि है, अंतर्वैयक्तिक है, जिसको हम इंटरपर्सनल कहेंगे, ठीक है।
इंटरपर्सनल, इंट्रापर्सनल जो खुद को समझ सके, ठीक है ना, खुद को समझ सके। तो अंतर्वैयक्तिक दूसरों को समझना, अंतःवैयक्तिक खुद को समझना। फिलहाल तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 12 का। आगे देखते हैं, वाइगोत्स्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है। वाइगोत्स्की किसको सही मानते हैं। ऑप्शन के हिसाब से सही होगा भाषा, परिकल्पना, स्कीमा का विकास, इनाम व सजा। अगर 13 या 13 के सही आंसर की बात करें तो इनाम सजा पे वो नहीं चाहते। स्कीमा की बात पियाजे करते हैं, परिकल्पना की बात वाइगोत्स्की नहीं करते। यहाँ पे भाषा इस क्वेश्चन में ऑप्शन के हिसाब से पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, वरना यहाँ पे और भी ऑप्शन होते तो वो ऑप्शन सही होता अगर भाषा से बेहतर होता, जैसे सामाजिक अंतःक्रिया आप जानते हैं जो कि, तो वो है तो नहीं यहाँ पे, तो भाषा है, तो भाषा के बारे में भी वाइगोत्स्की जी कहते हैं भाषा और विचार के बारे में, तो ये सही हो जाएगा। जैसे कि विचार वाइगोत्स्की कहते हैं कि भाषा है तो विचार है, पियाजे कहते हैं विचार है तो भाषा है। फिलहाल 14 के क्वेश्चन की बात कर ली जाए कि बच्चों के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए। कक्षा में की गई अंतःक्रिया, सही बात है, बच्चा जो काम कर रहा है क्लास में उस पर तो ध्यान देना चाहिए। परियोजना, सही है, जो भी परियोजना बनाई जा रही है या टीचरों के द्वारा या बच्चों के द्वारा। पोर्टफोलियो, जहाँ पे बच्चे खुद अपना जो है देखें कि वो कितना कर पा रहे हैं। आत्मा आकलन, बच्चा अपने से अपना आकलन करेगा कि कितना बढ़िया है, यहाँ पे पोर्टफोलियो आकलन लिया जाएगा टीचर के माध्यम से, बच्चों के माध्यम से, एक दूसरे के माध्यम से। तो चारों ऑप्शन सही है, यानी कि तीसरा ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाता है। 15 क्वेश्चन की बात कर ली जाए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है, ठीक है, किसकी जानकारी देता है, यहाँ पे किसकी जानकारी देता है। विद्यार्थी को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है, ठीक है, ये भी सही हो सकता है। विद्यार्थियों का उनके सहपाठियों के साथ तुलना करना गलत होगा। विद्यार्थी के सीखने में कमियां व अभाव ताकि उनकी असफलता की पहचान की जाए, तो ये कुछ हद तक ठीक नहीं है कि बच्चों में हम कमियां देखें, बिल्कुल हाँ, ये उपचार किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे कमियां व अभाव देखना ताकि असफलता की पहचान, कि बच्चा असफल हो जाएगा नहीं, अगर बच्चा असफल होगा तो हमें तो उसे प्रोत्साहित करना है। रटने की क्षमता पे जोर तो देंगे नहीं, तो पहला ऑप्शन इन ऑप्शन में सबसे बढ़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रथम समावेशन में बाधक है, यानी कि सबसे पहला जो चीज़ सीखा जा रहा है, बच्चे जो समावेशित कर रहे हैं अपनी चीज़ में, वो बाधक है समावेशन में। कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर समान पर आधारित हो, यानी कि एक दूसरे में सभी बच्चों में 20 बच्चे हैं क्लास में, तो 20 बच्चों में एक तरह के अनुशासन हो, ये जो सही बात है कि अनुशासन तो एक जैसा ही होना चाहिए, है कि नहीं। अब यहाँ पे क्या अनुशासन की बात है, यहाँ पे वो अनुशासन की बात नहीं कर रहे हैं जो डिसिप्लिन, यहाँ पे उस अनुशासन, अब देखिए ये भी सही है, लेकिन इससे बेहतर अगर ऑप्शन होगा तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पे तो ध्यान से पढ़ना है, निम्नलिखित में से प्रथम समावेशन में बाधक पूछ रहा है, यानी कि नेगेटिव पूछ रहा है, तो ये तो सही है। सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की जरूरत पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, यही बाधक है, केवल नहीं होना चाहिए। शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी को प्रोत्साहित करता है, सही बात है। विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्षणों को पूरा करने में समर्थन दे, ये भी सही बात है। तो सबसे बाधक जो है वो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, 16 का दूसरा ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूह के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है, यानी हाशिए के समूह के विद्यार्थी वो होंगे जिनमें थोड़ी सी उत्सुकता है कि बच्चे अगर हेल्प पाएँ तो अच्छा कर सकते हैं, थोड़ा बहुत आता है, बहुत अच्छा नहीं आता है उन बच्चों को। शैक्षिक संस्थान तक पहुंच, अधिकारों में समता, इक्विटी की बात हो रही है, ठीक है, इक्वालिटी की नहीं, इक्विटी की बात हो रही है। भाग लेने का अवसर, सामाजिक वर्तिकाग्र। 17 के सही ऑप्शन की अगर बात कर ली जाए तो सामाजिक वर्तिकाग्र होगा, जहाँ पे बच्चा समाज के स्तर तक बढ़िया आ सके, ये बात सबसे बढ़िया होगी, ठीक है। अधिकारों की समता, इक्विटी के साथ साथ इक्वेलिटी भी ज़रूरी है, ठीक है, तो ये सही है, लेकिन सबसे बढ़िया सामाजिक वर्तिकाग्र हो जाएगा। 17 का चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिलहाल इन 17 क्वेश्चन में आपका कितना सही हुआ ये काउंट करते जाइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ही सटीक क्वेश्चंस हैं, जो कि आप अगर करेंगे 50 क्वेश्चन तक तो आपको खुद महसूस होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता, तो डिसेबिलिटी से क्वेश्चन पूछा जाता है। सुसंगत लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है लिखने में, तो डिस्कैलकुलिया, ये गणित का यानी कि जोड़ने घटाने में दिक्कत होगी तो होगा, तो ये तो नहीं होगा। डिस्ग्राफिया हो जाता है, जहाँ लिखने की दिक्कत होगी उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। 18 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है। 19 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने दें। अच्छा, अपने आप से बच्चा बात करे और सोचे, ठीक है। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। सफल समावेशन में बाधा, ठीक है, नेगेटिव क्वेश्चन है। बाद में उपयोग करने के लिए टेप पर दत्त कार्यों के निर्देश दे रखें, ठीक है। दत्त कार्यों के लिए मौखिक निर्देश है, तो सभी सही है लगभग। लेकिन 19 का दूसरा ऑप्शन अगर देखें कि मौखिक के बजाय लिखित, तो दोनों सही है। मौखिक परीक्षा भी जरूरी है, लिखित परीक्षा भी जरूरी है, तो समावेशन में बाधा यही होगा। लेकिन जहाँ पे हम मौखिक परीक्षा के बजाय सिर्फ लिखित परीक्षा ही करवाएं बच्चों से, तो यही बाधा हो जाएगा। 19 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से प्रतिभावान विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है। सीधी समझ, जिज्ञासा की कमी, सोच में सटीकता की आवश्यकता, आसान कार्यों को चुनने की प्रवृत्ति या प्रकृति। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं उनमें धीमी समझ होती नहीं है, जिज्ञासा की कमी नहीं होती है, वो आसान कार्य को नहीं चुनते हैं, उनकी सोच में सटीकता होती है। बिल्कुल 20 का जो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन है। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बौद्ध कौशल को या बुद्धि के कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। संकल्पना मानचित्रण, संदर्भहीनता, रूपरेखीकरण, सारांशीकरण। तो 21 की सही अगर क्वेश्चन की बात कर ली जाए तो जो सही ऑप्शन हो जाएगा 21 का, कि अगर शिक्षिका अपने बच्चों में बौद्धिक कौशल को बढ़ावा दे रही है, तो संकल्पना तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, रूपरेखा नहीं, यहाँ पे सारांश, यहाँ पे संदर्भहीनता। 21 का दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे संदर्भहीनता हो जाएगा सही ऑप्शन के हिसाब से। आगे देखते हैं। विद्यार्थियों में एक संप्रत्यय, संप्रत्यय मतलब कि कॉन्सेप्ट, क्या कॉन्सेप्ट के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए। नई जानकारी और पिछले ज्ञान के बीच संबंध बनाने से बचें। नहीं, हमें संबंध बनाने हैं, जो बच्चा सीख के आया है पहले और जो अब आप सिखाएंगे उससे संबंध बनाना है, तो इससे बचना नहीं है। नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषता को परिभाषित करने पर ध्यान दें। विषय वस्तु से संबंधित आवश्यक और गैर आवश्यक जानकारी को मिश्रित कर दें। सामग्री और जानकारी को अत्यधिक मूर्त और जटिल रूप में प्रस्तुत करें। जटिल रूप में प्रस्तुत नहीं करना है, वैसे प्रस्तुत करना है कि बच्चा उसको समझ सके। ये 2 ऑप्शन सही हो जाएंगे। अब इसमें सबसे बढ़िया ऑप्शन क्या है, वो ये है कि आप कोई भी चीज़ बच्चे को सिखा रहे हैं तो उसमें जो ज़रूरी है वो भी जानकारी दें, जो नहीं ज़रूरी है यानी कि जो सही है, जो पॉजिटिव पहलू है इस पर तो बात करें आप, जो नेगेटिव इसके अपवाद हैं उस पर भी बात ज़रूर करें, ठीक है। तो ये बात हो जाती है, तो तीसरा ऑप्शन सबसे बढ़िया ऑप्शन हो जाता है 21 के लिए। 21 अच्छा 21, ये 22 वाला क्वेश्चन था, 22 के लिए, ठीक है ना। तो बिल्कुल ही अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक एकेडमिक प्रदर्शन में विद्यार्थियों की असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है। असफलता के लिए जिम्मेदार यानी कि बच्चा असफल नहीं सफल होगा, किसके जिम्मेदारी, ये किसकी जिम्मेदारी नहीं है। क्वेश्चन आप समझ रहे होंगे कि एकेडमिक जो प्रदर्शन होता है विद्यालय में, जो बच्चा जिस प्रकार से रहता है उसकी सफलता किससे है, ठीक है। तो यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन पूछा है, असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है।
देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन नहीं, ये क्वेश्चन पॉजिटिव पूछा है, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है। असफलता के लिए जिम्मेदार है अगर होता तब ये नेगेटिव क्वेश्चन होता। तो यहाँ असफलता लिखा है और इसके लिए नहीं लिख दिया ना, तो ये पॉजिटिव क्वेश्चन हो गया। तो बोरियत, तनाव, जिज्ञासा, भय, तो इन तीनों से तो असफलता होगी, लेकिन जिज्ञासा अगर बच्चे में रहेगी तो जिज्ञासा से बच्चा सफल हो जाएगा और सफल नहीं होगा। तो यही असफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है, वो है जिज्ञासा, इंटरेस्ट आपका। आगे देखते हैं। एक सम प्रत्यय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है, यहाँ पे शिक्षक होगा, एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उसे संप्रत्यय से जुड़ी यानी कॉन्सेप्ट से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। ऐसे उदाहरण को क्या कहा जाता है, यानी कि टीचर जो समझा रहे हैं वो उसकी सबसे मूल विशेषता समझा रहे हैं ना, मूल विशेषता समझा रहे हैं, तो उसके लिए क्या सही होगा? एक भ्रांति है? नहीं, क्योंकि उसे उसकी मूल सबसे मुख्य विशेषता बताना तो अच्छी बात है। तो ये एक भ्रांति नहीं है, एक गैर उदाहरण नहीं, बल्कि एक आवश्यक उदाहरण हो जाएगा। एक अपवाद नहीं, बल्कि एक आद्य रूप है। क्या है? आद्य रूप है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से है। तो 24 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगर आपको क्वेश्चन ऑप्शन में कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, तो आप क्वेश्चन के ऑप्शन को कट करके नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड से भी, आप टैग वर्ड से भी पहचान सकते हैं, और थोड़ी सी समझ और थोड़ा सा टाइम देकर अगर आप उस पर करेंगे तो आप बेहतर कर पाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किसके विकास को सुगम बना रहा है। यानी कि बच्चा जो भी लक्ष्य है बच्चे का, अब पढ़ने लिखने का कुछ भी करने का एक लक्ष्य, जैसे हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं तो टीचिंग का आपका पूरा जोर है कि आप बिल्कुल सीटेट को क्वालिफाई करें, भावी टीचर बने आगे चल के। तो इसी तरह सबका लक्ष्य है, तो हम कैसे उसमें संज्ञानात्मक क्षमता को, चिंतन को प्रोत्साहित करके उसे एक अच्छे लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। तो इसका क्या उदाहरण होगा? तो घोषणात्मक ज्ञान। अगर बात कर ली जाए घोषणात्मक ज्ञान की, 25 के क्वेश्चन की, प्रतिक्रियात्मक ज्ञान, अधिसंज्ञान, रट कर याद करना। तो यहाँ पे घोषणा तो करी नहीं जा रही है, प्रतिक्रिया तो हो नहीं रही, रट कर याद करवाना सही नहीं है। अधिसंज्ञान आपने सुना होगा, और इसकी अगर आपको इंग्लिश मीनिंग पता है तो कमेंट बॉक्स में नोट डाउन करके बताएं, क्योंकि अगर इंग्लिश मीनिंग आप जानते हैं तो कुछ हद तक आप क्वेश्चंस के ऑप्शंस को डिफाइन कर सकते हैं। अधिसंज्ञान वो होता है जो संज्ञान जो कि हम सोच समझ रहे हैं, जो मूर्त या अमूर्त तरीके से हम सोच रहे हैं, उसमें हम ये डिफरेंस कर पाएँ कि क्या सही है, क्या गलत है, और कहाँ जो अगर सही है तो उसमें हम किस प्रकार, जो अगर गलत है उसमें हम किस प्रकार से कौन से टॉपिक लाकर उसको सही कर सकते हैं। यानी कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे क्या उपचार करें कि वो सही हो जाए, वो ठीक हो जाए। ठीक है, तो ये अधिसंज्ञान हो जाता है, बच्चा अगर ये थिंकिंग कर पाता है तो। बिल्कुल। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या का रूपरेखा 2005 के हिसाब से बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? सक्रिय जुड़ाव और बातचीत, बेधन और बार बार अभ्यास की बात नहीं, सामग्री को रट कर नहीं, उत्तेजित प्रतिक्रिया संघ। 26 के अगर चौथे ऑप्शन की हम बात कर लें, तो अगर हमें कोई चीज़ सीखनी है तो हम वहाँ उत्तेजित नहीं, हम वहाँ जो है इंटरेस्ट लेंगे, जिज्ञासा उत्पन्न करेंगे, रुचि उत्पन्न करेंगे, उत्तेजित नहीं होंगे। ठीक है, तो सबसे बढ़िया पहला ऑप्शन हो जाएगा कि सक्रिय जुड़ाव हो और बच्चा बातचीत कर सके, उसे अपनी बात रखने की अभिव्यक्ति हो। 27 का क्वेश्चन है कि किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? यानी कि पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव हिसाब से हमें ऑप्शन को लेना है। असंगत जानकारी को चिन्हांकित करके विद्यार्थियों को भ्रमित करें। क्यों? आपके यहाँ भ्रमित होने आए तो बच्चे समाज में भ्रमित नहीं हो जाएंगे। आप पढ़ना लिखना छोड़ दीजिए, कुछ गाँव के ऐसे बच्चे होते हैं और बच्चियाँ भी, स्टूडेंट अगर कह लें, तो वो भ्रमित हैं गाँव के समाज में, गाँव के रूढ़िवादी समाजों को लेकर, बहुत सी चीज़ों को लेकर बच्चे जो हैं
क्या है, भ्रमित हैं। तो विद्यालय हम भ्रमित होने के नहीं बल्कि उन भ्रम को दूर करने के लिए भेजते हैं बच्चों को, तो ये सही नहीं होगा। विद्यार्थियों को सीधे उत्तर बताएं जिसे वो नकल करने के लिए कहें, तो क्या ही फायदा है जहाँ बच्चा सोच न पाए। एक ऐसे संकेत जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे, यानी कि बच्चा यहाँ पे सोच समझ सके, आप उसे ऐसे संकेत दें, ऐसी मदद दें। ठीक है, तो बिल्कुल ये तो सही है। जानकारी को वियोजित खंडों में विभाजित करें। वियोजित खंडों में विभाजित नहीं करना है जानकारी को इस तरह से आप तीसरा ऑप्शन कहे सुने में सबसे बढ़िया ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 27 का अगला क्वेश्चन है फिर कथन और रीजन से कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियाँ, जो भी उनके अंदर कन्फ्यूजन है चीज़ों को लेकर, और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। बिल्कुल क्लास में कहा जा रहा है क्वेश्चन के हिसाब से कि बच्चा जो है वो क्या कर सके, जो उनकी भ्रांतियाँ हैं गांव में, समाज में, या कहीं पे भी अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी, अगर उसकी बात वो साझा कर सकते हैं अपने टीचर या क्लास के दौरान, तो ये अवसर देना तो बढ़िया है। ये तो बढ़िया बात है कि बच्चा अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्लास में उस बात को रखे। सही है। भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होते हैं, नहीं, और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होते हैं, नहीं। यही तो गलत बात हो गई। यानी कि कथन तो सही है, ए सही है और आर लेकिन सही नहीं है। ठीक है, तो 28 की अगर सही 28 की क्वेश्चन के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो ये जो क्वेश्चन चौथा, अच्छा यहाँ पे चौथा ऑप्शन तो हुआ ही नहीं है, चौथा ऑप्शन तो यहाँ सही ही नहीं है, मतलब लिखा ही नहीं है इसमें। ए और आर दोनों गलत हो जाएगा, ए और आर ए और आर दोनों गलत हैं, ये चौथा ऑप्शन होगा। तर्क की बात करें, भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होती हैं। भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाएं हमेशा आधारहीन होते हैं और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होते हैं। तो ये तो सही है लेकिन आर गलत है, तो ए और ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और ए और आर दोनों गलत है। यहाँ पे ऑप्शन होना चाहिए था कि ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, ये चौथा ऑप्शन ये होगा, ए सही है लेकिन आर गलत है, लेकिन आर गलत है, तो यही ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मिसप्रिंट के लिए मैं बहुत माफ़ी चाहती हूँ आपसे और आई होप आप इसको इग्नोर करेंगे। 28 का सही ऑप्शन वही हो जाएगा जिसमें कथन सही होगा और तर्क गलत होगा, या आप इस पर विचार विमर्श करके अगर बताइएगा ज़रूर कि क्या ऑप्शन होना चाहिए। फिलहाल 29 क्वेश्चन की बात कर ली जाए। अधिगम असहायता तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि अधिगम असहायता यानी कि बच्चा सीखने में दिक्कत तब महसूस करता है जब विद्यार्थी के साथ ये हो, ऑप्शन पढ़ते हैं क्या हो, क्षमता में सुधार हो सकता है, उसका ध्यान महारत के लक्ष्य पर केंद्रित होता है, तो सही बात है, तो ये ऑप्शन ये नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव ऑप्शन सही होगा। प्रयास क्षमता को प्रभावित करते हैं और उनका ध्यान प्रदर्शन लक्ष्यों पर केंद्रित होता है, सही बात है, प्रयास करना है, चीज़ों को सीखना है। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम नियंत्रणीय हैं, यदि बच्चों को ये कह दिया जाए कि जो शिक्षा आप वो ले रहे हैं उसका जो परिणाम होगा, यानी कि जो अगर एक तरफ से कह लीजिए कि मार्कशीट जो आ रहे हैं या उसका जो परिणाम होगा, जो भी टेस्ट लिया जा रहा है वो नियंत्रणीय है, यानी कि जो इसका जो परिणाम है वो आपके टीचर अपने हिसाब से देंगे, तब तो बच्चा वही महसूस करेगा ना, असहायता महसूस करेगा। उसको ये महसूस करवाना है कि शैक्षणिक गतिविधियाँ के परिणाम अनियंत्रित होते हैं, ये अगर आप अच्छा करते हैं तो ये अच्छे गतिविधियों का परिणाम होगा, अगर आप गलत गतिविधियाँ सही गतिविधियाँ नहीं करते हैं तो वो परिणाम भी सही नहीं होंगे, यानी कि अनियंत्रित है। अगर कोई बच्चा 50 में 20 नंबर ला रहा है और उसे ये पता चले कि ये नियंत्रणीय है, यानी कि जब मैं कितना भी कोशिश कर लूँ मेरे 20 नंबर ही आएंगे क्योंकि टीचर के नियंत्रण में ये है, तो ये अनियंत्रित है, इसको
बच्चा अगर मेहनत करे तो वो 50 में 50 भी कर सकता है, या 50 में 45, 47, 48, 30 कर सकता है ना, या इससे कम भी कर सकता है, 15 भी कर सकता है। यानी कि बच्चा अगर किसी वजह से नहीं पढ़ रहा है तो फिलहाल मजा की बात रही, यानी कि चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। शैक्षणिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है। आंतरिक, अंदर से आपका मन हो बिल्कुल करने का ना। माता पिता द्वारा दंड से बचने के लिए अध्ययन नहीं, गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन, ये हो सकता है। ये आंतरिक प्रेरणा है कि हमारा मन है, हमें बहुत रुचि है ये सब्जेक्ट पढ़ने या पढ़ाने की, तो ये बढ़िया है। ये तो अंदर से आ रही है, आंतरिक प्रेरणा है। शिक्षक की प्रशंसा प्राप्त करने के लिए अध्ययन, यानी शिक्षक आपकी प्रशंसा कर रहे हैं इसके लिए तो नहीं। प्रतियोगिता जीतने के लिए नहीं। दूसरा ऑप्शन 30 का जो है दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, मध्य बाल्यावस्था का काल क्या है। जन्म से 5 वर्ष, जन्म से 8 वर्ष, 6 से 11 वर्ष, 11 वर्ष और उससे अधिक। 31 के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो 6 से 11 वर्ष मध्य बाल्यावस्था के रूप में जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, 5 साल की बच्ची क्या कर सकती है। संभावित कारणों और उनके प्रभाव की परिकल्पना। ठीक है, घटनाओं की वैज्ञानिक रूप से जांच करने के लिए जटिल प्रयोग की योजना बनाना। प्रतीकात्मक और अमूर्त तर्कीकरण, लक्ष्य केंद्रित व्यवहार व प्रतीकात्मक खेल की शुरुआत। ध्यान से अगर इसको आप पढ़ेंगे तो एक 5 साल की बच्ची जो होगी वो कितने, अगर पियाजे के हिसाब से सोचें तो वो 2 से 7 वर्ष की उम्र में आएगी। ठीक है, जिसे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, अगर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात कर ली जाए तो इसमें बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार करेगा और प्रतीकात्मक खेल की इसमें शुरुआत होती है। यानी कि प्रतीकों से बच्चा, यानी कि ये जो है क्या है, गुड़िया है, तो ये गुड़िया है, इसे नहलाना धुलाने का काम 2 से 7 वर्ष की उम्र यानी कि 5 वर्ष की उम्र में बच्ची या बच्चा करेगा। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण के लिए जिम्मेदार है। प्राथमिक समाज, सबसे पहले जो समाज होता है, स्कूल नहीं। द्वितीयक समाजीकरण है स्कूल। धार्मिक संस्थान, संचार नहीं, परिवार जो है वो प्राथमिक समाजीकरण का भाग है। लाइफ में सबसे पहले बच्चा परिवार से ही सीखता है। पियाजे के सिद्धांत में वह प्रक्रिया जिसमें एक बच्चा नए अनुभव का बोध करने के लिए अपने स्कीमा को रूपांतरित और संशोधित करता है क्या कहलाता है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने वाला अब तक का ये क्वेश्चन है। तो अनुकूलन, समायोजन, संरक्षण, केंद्रीकरण, तो ये आप जानते हैं। अनुकूलन, संरक्षण, केंद्रीकरण। केंद्रीकरण तब होता है जब बच्चा एक छोटा गिलास एक बड़े गिलास में पानी भरा जाता है और जो बड़ा गिलास है उसमें पानी कम होता है, पानी की मात्रा समान है, लेकिन छोटे गिलास में पानी ज़्यादा होता है तो बच्चे को लगता है कि छोटे गिलास में पानी ज़्यादा है, तो वो केंद्रीकरण हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, 34 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा समायोजन। बच्चे में हो रहा है, बच्चा